हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 13 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस की, यानी कि 13 अगस्त की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सबसे पहले चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना है, इनका नाम है सात्विक सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये इनका नाम है, इनका पूरा नाम। जब हम बात करें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन की तो फिर आप बताने का प्रयास करेंगे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा बैडमिंटन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक नाम इनका आता है। और कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं ये। जब हम बात करें इनका जन्म आज ही के दिन कब हुआ था, 2000 में हुआ। 13 अगस्त 2000 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? अमलापुरम नाम की एक जगह पड़ती है, अमलापुरम। और ये जो अमलापुरम है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है ये। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, तो वहीं से बिलोंग करते हैं ये। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अर्जुन पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया? 2020 में, ठीक है ना। और इन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी होने के नाते। राष्ट्रमंडल के खेलों में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक हुए थे उनमें भी ये गए हुए थे, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, थॉम्स कप, इन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहीं इन्होंने कांस्य पदक जीते, कहीं इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते और सिल्वर मेडल भी। तो इस प्रकार के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। और इनका एक जोड़ीदार का नाम लिया जाता है, शायद आपने नाम सुना होगा, चिराग शेट्टी। तो इन्होंने राष्ट्रमंडल के खेल जो 2022 में हुए थे उनमें अपने साथी चिराग शेट्टी के साथ मिलकर पुरुष डबल्स के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है। पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी रंकी रेड्डी का आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है उषा नेगिसेट्टी। उषा नेगिसेट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप फोटो के माध्यम से पता लगा पा रहे होंगे कि ये एक क्या है, महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन कब हुआ था? 1984 में हुआ, ठीक है ना। और कहाँ पर संबंधित है ये? तो ये मूल रूप से विशाखापट्टनम से संबंधित हैं। और ये जो विशाखापट्टनम है ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि ये तो
आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये उषा नेगिसेट्टी। एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, अच्छे से नाम लिख देते हैं उषा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, उषा नेगिसेट्टी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित किया गया? हमारे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान की बात अगर आती है तो पुरस्कार का नाम क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार। हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो ये पुरस्कार हासिल करे अपने जीवन में, जो भी खेल से संबंधित उपलब्धियां रही है उनके लिए। तो इनको भी ये पुरस्कार मिला, कब मिला? 2020 में उषा नेगिसेट्टी को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। जब आपसे ये पूछा जाए भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फिर आप क्या जवाब देने का प्रयास करेंगे? इसमें अगर आपने लिखा होगा 2002 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये पुरस्कार पहली बार 2002 में उन खिलाड़ियों को दिया गया था जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सक्रिय खेल करियर से रिटायरमेंट के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान देना जिन्होंने जारी रखा, ये उनको दिया जाता है। और कोई भी खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करता है खेल से संबंधित, तो फिर उस व्यक्ति को यह दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद कौन थे? तो वो तो आपको पता ही है, ये एक हमारे भारत के हॉकी के खिलाड़ी थे जिनको हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। 1905 से लेकर 1979 तक वो रहे थे। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। और ऐसा कहा जाता है कि ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, उन्होंने 1926 से लेकर 1948 तक 20 सालों के अपने करियर में 1000 से भी ज़्यादा गोल किए थे। तो ऐसे थे हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। और ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो नाम आता है शाहराज बिराजदार जो कि बॉक्सिंग से संबंधित थे, अशोक दीवान जो कि हॉकी से संबंधित थे, अपर्णा घोष जो कि बास्केटबॉल से संबंधित थी। तो इन सबको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आज उषा नेगिसेट्टी का जन्मदिन है, जो कि एक महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ पर, तो उनको बधाई हो। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके बारे में भी आपने बखूबी जानकारी हासिल कर रखी होगी। इनका नाम है वैजयंती माला। पहले थोड़ा सा मैं इनकी फोटो दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, ताकि पता लग जाएगा आपको। ये हमारे भारत की हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ठीक है, वैजयंती माला। इनके पुराने समय के जो सॉन्ग हैं वो भी आपने सुने भी होंगे। हालांकि इन्होंने तो अभिनय किया था, लेकिन जिन भी सॉन्ग में इन्होंने अभिनय किया वो सॉन्ग बड़े सुहाने थे। ठीक है, तो 13 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। और ये जो मद्रास का क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहाँ पर कहेंगे? तमिलनाडु में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो एक अभिनेत्री होने के साथ साथ इन्होंने और किस किस क्षेत्र में अपना ये नाम कमाया? तो ये एक राजनीतिज्ञ भी हैं, और इसी के साथ साथ में ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। ठीक है ना। तो इनसे संबंधित आपसे करंट का एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है। इसी साल 2024 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही वैजयंती माला को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से आपको बताना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है ये। जब हम बात करें कौन सा नृत्य इनको बेहतरीन तरीके से आता है, जिनमें इन्होंने नाम कमाया,
तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं ये वैजंती माला, और एक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसा कहा जाता है कि इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1969 के आसपास की बात है, और 2024 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2024 में और किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 4-5 लोगों को ये दिया गया है पद्म विभूषण 2024 में। एक नाम इनका है, एक नाम हमारे जगदीप धनखड़ का है, जो कि हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं। तो अपने अभिनय और कला के दम पर वैजंती माला ने ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिन पर चलकर आज की नायिकाएं खुद को सफल बनाने की कोशिश करती रही हैं, ठीक है, और कर भी रही हैं। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, अभिनेता दिलीप कुमार। उनके साथ जो ये जोड़ी थी बड़ी लोकप्रिय रही, आपने हिंदी मूवीज में देखा भी होगा। तो आज इनका भी जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। 1958 में इनको सर्वश्रेष्ठ को एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया 1996 के आसपास में, ठीक है। और इनके गुरु का नाम है वझुवूर रामी पिल्लई, ठीक है ना। चलिए ये देख लीजिए, इनको हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर रहे हैं पद्म विभूषण से। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है उनसे। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। पहले आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, फिर हम इनके बारे में गहराई से बात करेंगे। बरीसल षड्यंत्र मामला किस वर्ष की घटना है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आपको जानकारी है तो फिर आप उसमें बेहतरीन तरीके से चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। चलो पहले बरीसल षड्यंत्र घटना के बारे में आपको बता देते हैं। ये 1913 की घटना है। 1913 में बरीसल षड्यंत्र मामला सामने आया। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ब्रिटिशर्स जो थे, यहाँ के औपनिवेशिक अधिकारी, वो बंगाली जो लोग थे उनके खिलाफ में मुकदमा चला रहे थे, और उसमें टोटल 44 बंगाली जो लोग थे उनका नाम आता है। 44 बंगालियों के खिलाफ चलाया गया एक मुकदमा 1913 में, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उन पर आरोप ये लगाया गया था कि ये जो 44 लोग हैं ये विद्रोह भड़काने की योजना बना रहे हैं। और इससे संबंधित मुख्य नेताओं की अगर हम बात करें तो नाम आता है उसमें त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, और इन्हीं के साथ में एक नाम और भी लिया जाता है, प्रतुल चंद्र गांगुली। तो ये जो दो नाम इसमें बड़े अहम रहे हैं, मुख्यतः रहे हैं। तो वैसे तो इसमें टोटल कितने लोग थे? 44 लोग थे। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये जो वो व्यक्ति हैं, इन पर जब ये केस लगा था तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ भी लिया था, इनको क्या कर दिया था? नजरबंद भी कर दिया था। लेकिन फिर इनको ज्यादा लंबे समय तक वो रख नहीं पाए थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम थोड़ा सा मैं, नरेंद्र मोहन सेन शायद नाम इनका है। बिल्कुल, नरेंद्र मोहन सेन हमारे भारत के क्या है? ये क्रांतिकारी रह चुके हैं, भारतीय क्रांतिकारी। और इनका संबंध कौन से केस से रहा? 1913 में जो बरीसल षड्यंत्र केस हुआ उसी से संबंधित रहे। ये गिरफ्तार कर लिया गया था उस केस में इनको, लेकिन पुलिस ने सजा नहीं दिला पाई।
आज ही के दिन 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जलपाईगुड़ी में। और ये जो जलपाईगुड़ी क्षेत्र है ये वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान की दृष्टि से ये हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। लेकिन उस समय जब इनका जन्म हुआ तब ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। 23 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। और वाराणसी जो है वो आपको पता है वर्तमान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। 1914 में इनको नजरबंदी में रखा गया था और बाद में क्या है, इनको छोड़ भी दिया गया। इन्होंने अनुशीलन समिति के काम को आगे बढ़ाया और कई शाखाएं इस अनुशीलन समिति की अलग अलग जगह पर खोल दी गई, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम। ठीक है ना। तो आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी हो। चलिए पहले आप इनके बारे में बताइएगा एक क्वेश्चन, उसके बाद में हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में से एक रमेश चंद्र दत्त अंग्रेजी और रिक्त भाषाओं के प्रसिद्ध लेखक थे। जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा है ना इसमें बंगाली, तो इनको दो भाषाएं बड़े बेहतरीन तरीके से आती थी जिसमें इन्होंने अपने लिटरेचर लिखे, जिन भाषाओं में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। तो इनकी जयंती की अगर बात करें तो आज ही के दिन इनका जन्म कब हुआ था? 1848 में हुआ। कहाँ पर? कलकत्ता में। और वर्तमान की दृष्टि से इसे हम क्या बोल देते हैं? कोलकाता के नाम से जानते हैं। और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हुई थी। कहाँ पर? बड़ौदा में। और ये बड़ौदा किस राज्य का हिस्सा है वर्तमान की दृष्टि से? तो ये तो गुजरात में पड़ता है। और इनका नाम, जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, रमेश चंद्र दत्त इनका नाम है। क्या थे ये? लेखक थे। अच्छे लेखक होने के साथ साथ ये एक अच्छे क्या थे? इतिहास वेता भी रहे। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा में। कुछ इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास नाम से इनकी एक रचना है। विक्टोरिया युग में भारत, ये भी इनकी एक रचना है। महाराष्ट्र जीवन प्रभात नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। और एक महान अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो इनसे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? श्रीदेवी इनका नाम है। श्रीदेवी के बारे में तो आपको बखूबी पता होगा। ये हमारे भारत के बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी हैं। अब चलो आप ये बताओ किस वर्ष श्रीदेवी को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? अगर आपने इसमें टिक किया होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? जल्दी से बताइएगा। अगर इसमें 2013 आपने टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। जब हम श्रीदेवी की बात करते हैं, श्रीदेवी का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था श्री अम्मा यंगर अयप्पन। इनका क्या था? नाम था। और इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। 1963 को। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? शिवकाशी नाम की एक जगह पड़ती है। शिवकाशी ये कहाँ पर है? तो ये तो तमिलनाडु में है। तो मूल रूप से ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तमिलनाडु से। और हिंदी सिनेमाओं की बात करें तो हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपना नाम कमाया था। 24 फरवरी 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी दुबई में। इनकी मृत्यु को लेकर अभी तक ये संशय बना हुआ है कि इनकी हत्या की गई थी, है ना। इनकी बेटी आपको पता ही है जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं। जाह्नवी कपूर तो अभी एक्ट्रेस की भूमिका निभा भी रही हैं।
तो इनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं, मिस्टर इंडिया, निगाहें, चालबाज, इंग्लिश विंग्लिश, लाडला, कुछ ऐसी इनकी मूवीज़ हैं। भारत सरकार ने इनको पुरस्कार दिया था पद्म श्री, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो चलिए अब हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है भिखाजी कामा। भिखाजी कामा। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आप इनका नाम जरूर पढ़ा करते हैं। अगस्त 1907 में भिखाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बन गई? जल्दी से आप ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा जर्मनी, तो आपने बखूबी इसमें अच्छा जवाब दिया है। 1907 में इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था जर्मनी में। वहाँ पर एक शहर का नाम है स्टटगार्ड। तो स्टटगार्ड नामक शहर में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, इनके हाथ में ये ध्वज इन्होंने पकड़ा हुआ है और इस तरह का था उस समय ध्वज हमारा। ठीक है, तो यही इन्होंने हमारा भारतीय ध्वज वहाँ पर फहराया था जब वहाँ पर सम्मेलन हो रहा था। ये किस उपनाम से प्रसिद्ध हुई थी? इनको हम मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। और वैसे इनका नाम क्या था? भिखाजी रुस्तम कामा इनका नाम था। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे मुंबई, लेकिन उस दृष्टि से देखा जाए तो बम्बई, क्योंकि पहले इसका नाम बम्बई था ना। आज ही के दिन क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। कहाँ पर? मुंबई में ही। और वर्तमान की दृष्टि से ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे ये तो महाराष्ट्र में है। दो अखबार आया करते थे, शायद आपने नाम सुना होगा उन अखबारों का। एक का नाम था वंदे मातरम और एक अखबार का नाम था मदन तलवार। इन दोनों अखबारों का इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन शुरू किया था भिखाजी रुस्तम कामा ने। ठीक है, एक क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही है। विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर इन्होंने मदद की थी। इनके भाषण जो हैं वो आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने थे। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी ये। लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण इन्होंने किया। स्वतंत्रता के लिए, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी लोग रह रहे थे वो भारत को छोड़कर चले जाएं, इस प्रकार का इन्होंने माहौल बनाया था। और 22 अगस्त 1907 की बात है जब स्टटगार्ड जर्मनी में क्या हो रहा था? 7वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। उसमें इन्होंने भारतीय ध्वज फहराने का काम किया था। लेकिन उस समय हमारा भारतीय ध्वज ऐसा था, वर्तमान में जो है वो अलग है ना। तो वर्तमान में है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन ये शुरुआती दौर की बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। इनका नाम क्या है? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक क्वेश्चन जो आपको बताना है, पुस्तक कीपिंग द फेथ मेमोरी ऑफ पार्लियामेंट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नाम आएगा सोमनाथ चटर्जी का। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी चलो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्या है, ये सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। और क्या प्रभार इनको दिया गया है? तो ये रक्षा मंत्री हैं। ओम बिरला की बात की जाए तो ये वर्तमान में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अब ये दूसरी बार चुने गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम सोमनाथ चटर्जी की बात करें, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी कीपिंग द फेथ मेमोरी ऑफ पार्लियामेंट्री,
तो आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। इनका जन्म 25 जुलाई 1929 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तेजपुर में। और ये जो तेजपुर एरिया है कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे ये तो असम का है। ठीक है, इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2018 में हुई थी। ठीक है ना। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से ये संबंधित थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी। तो इस पार्टी से ये संबंधित थे। इंग्लिश में अगर हम इसे लिखें क्या बोलेंगे? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो उससे संबंधित रहे। और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था? तो फिर आप क्या लिखेंगे? 4 जून 2004 को ये लोकसभा के अध्यक्ष बने और 16 मई 2009 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला का नाम आपको लिख देना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम है। इनका जन्म आपको पहले नहीं बताएंगे, पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आप ये बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता लग गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो 12 मई के दिन मनाया जाता है। अगर आपने ये पॉइंट टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन कब आता है? 12 मई। 12 मई 1820 को इनकी क्या हुई थी? आप कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस एक जगह पड़ती है, फ्लोरेंस, ग्रैंड डची ऑफ टस्कैनी, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 को। कहाँ पे? पार्क लेन, लंदन में। ठीक है ना। इनको हम किस रूप में जानते हैं? इन्होंने बड़ा बेहतरीन कार्य किया था, उसी की वजह से ही इन्हें हम याद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के उपलक्ष्य में। प्रेम, दया, सेवा भावना की ये प्रतिमूर्ति थी। और इनको क्या कहा जाता है? इनको एक उपाधि दी गई थी, द लेडी विद द लैंप। द लेडी विद द लैंप की उपाधि किसको दी गई थी? तो नाम आएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है। कनाडा जैसे कई देशों में पूरे सप्ताह तक इनसे संबंधित दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और ये नर्सिंग से जुड़ी हुई थी। और इनका जो ये नाम है द लेडी विद द लैंप, ये जो उपनाम है वो टाइम्स अखबार आया करता था एक, उसमें मिला था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम जब बात करते हैं इनके बारे में, इनका भी नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम है भवेंद्र, भवेंद्र नाथ सैकिया। भवेंद्र नाथ सैकिया के बारे में आप एक क्वेश्चन बताइएगा। भारत के विख्यात साहित्यकार रह चुके हैं ये भवेंद्र नाथ सैकिया। किस राज्य से संबंधित थे? अगर आपने लिखा होगा असम तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि ये असम से थे। इसी वजह से इन्होंने असमिया भाषा में अपना लेखन कार्य शुरू किया। और ये क्या थे? असमिया भाषा के महान साहित्यकार रह चुके हैं। ठीक है ना। भवेंद्र नाथ सैकिया। जब हम थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1932 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? नौगांव में। और ये जो नौगांव क्षेत्र है
कहाँ पड़ता है, तो ये तो असम में ही है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? गुवाहाटी में, जिसे कई बार गुवाहाटी भी लिखा आ जाता है, ठीक है ना। गुवाहाटी ये असम में है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, जो कि हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2001 में इनको दिया गया। ये एक बेहतरीन साहित्यकार थे, इस वजह से इनको साहित्य के क्षेत्र का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान मिला, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1976 में किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता लग गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके बारे में जानेंगे, पहले हम आपको नाम बता देते हैं इनका। अहिल्याबाई होलकर, इनका क्या है? नाम। अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, फिर हम थोड़ी सी डिटेल में बातें करेंगे। रानी अहिल्याबाई होलकर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थीं? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा महेश्वर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? अहमदनगर का नाम आपने सुना होगा, अहमदनगर। और वहाँ पे एक गांव का नाम पड़ता है, चाउंडी बोल देते हैं, कई बार उसे चांदवाड़ भी बोला जाता है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई थी। इनका संबंध कहाँ से बताया जाता है? सॉरी, 1795 लिखना है। 1795 में इनकी मृत्यु हुई। माहेश्वर से संबंधित इनका जो संबंध है वो बताया जाता है। एक क्वेश्चन जो है ना, इनको श्रद्धांजलि के रूप में एक हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पर रखा गया था, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो आप ये बताइएगा कि ये कौन सा हवाई अड्डा है, कहाँ पर है, जिसका नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया, जो कि ये महेश्वर से संबंधित रही हैं। प्रारंभिक आधुनिक भारत में अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक वंशानुगत कुलीन रानी थी। महेश्वर क्या है? महेश्वर एक क्षेत्र है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हालांकि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म तो इनका महाराष्ट्र में हुआ। मध्य प्रदेश में जो जगह पड़ती है महेश्वर, उस महेश्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होलकर राजवंश की राजधानी के रूप में स्थापित हुई थी, है ना। तो होलकर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? महेश्वर थी। अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? खंडेराव होलकर। और इनके ससुर कौन थे? मल्हार राव होलकर। जब इनके ससुर और इनके पति की मृत्यु हो गई थी, बाद में होलकर वंश को संभालने का कार्य इन्होंने किया था। और इनके कमांडर कौन थे? सैन्य कमांडर तुकोजी राव होलकर इनके सैन्य कमांडर थे। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। हिंदू वास्तुकला की महत्वपूर्ण एक बेहतरीन महान संरक्षक मानी जाती है। पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित थी? महेश्वर। महेश्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। खरगोन शहर का नाम आपने जरूर सुना होगा, खरगोन के आसपास में ये शहर है। और आपने एक साड़ी का नाम भी सुना होगा, माहेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी जो है ना, वो इन्हीं से संबंधित हैं। और इस महेश्वरी साड़ी का शुरुआती दौर अगर आप देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के आसपास का कहा जाता है, जब रानी अहिल्याबाई होलकर का शासन चल रहा था। कहने का भाव क्या है? 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के दौरान महेश्वरी साड़ी की उत्पत्ति हुई थी। महेश्वरी साड़ियों को शाही रिश्तेदारों और महल में आने जाने वाले मेहमानों के लिए विशेष उपहार माना जाता था। लेकिन अब ये महेश्वरी साड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं में से एक मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो शुरुआत हुई थी महेश्वरी साड़ी की, ये किससे संबंधित हैं? रानी अहिल्याबाई होलकर से संबंधित हैं। शुद्ध रेशम से बनी होती है ये
महेश्वरी साड़ी, ठीक है ना। चलिए जी, आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जिनकी जयंती है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, जिस प्रकार आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाती है, इसकी क्लास की PDF आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।